चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो डॉपलर इफ़ेक्ट किसे कहेंगे हम? देखिए, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ व्हीकल इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, ओके, अगर आप रोड साइड पर खड़े हो और एक साइड से अगर व्हीकल आपकी तरफ आ रही है एंड कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो आपको साउंड, हॉर्न का जो साउंड होगा वो कैसे सुनाई देता है? इंक्रीजिंग इंटेंसिटी होगा या डिक्रीजिंग इंटेंसिटी होगा? अगर एक व्हीकल है कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हुए आपकी तरफ आ रही, मतलब उसका जो साउंड होता है हॉर्न का, वो हमें इंक्रीजिंग फील होता है ना, इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही। अगर वही व्हीकल आप के पास से अगर गुजरता है, ओके, एंड नाउ इट मूव्स अवे फ्रॉम यू, तब उस हॉर्न का साउंड कैसे होगा? कम होगा ना, इंटेंसिटी कम होगी। ओके, इसका मतलब व्हेन साउंड या फिर सोर्स ऑफ साउंड जैसे कि व्हीकल इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, यू हियर द लाउड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजिंग आपको एक्सपीरियंस होगी। और जैसे व्हीकल अवे मूव होगा, ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसी आपको सुनाई देगी? कम होते हुए, मतलब डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल यू हियर। एंड जैसे व्हीकल बहुत दूर चला जाएगा तो फिर वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इतनी कम हो जाएगी कि आपको साउंड सुनाई भी नहीं देगा। करेक्ट? देखिए, ये इफेक्ट है, यहाँ पर ये इफेक्ट है। ओके, दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, अगर आप उस व्हीकल में ड्राइवर के बाजू में बैठते हैं, ओके, और कंटिन्यूसली ड्राइवर हॉर्न बजा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर साउंड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड में कोई चेंज सुनाई देता है क्या, या कोई चेंज आपको नज़र आता है क्या? तो साउंड की इंटेंसिटी तो सेम रहती है ना, अगर आप कौन से कंडीशन में, अगर आप ड्राइवर के बाजू की सीट में बैठते हो सामने, ओके, एंड कंटिन्यूसली हॉर्न अगर बजता है तो आपको वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट एक्सपीरियंस होगी, कांस्टेंट सुनाई देगी। वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? ओके, जब आप ड्राइवर के साथ उस व्हीकल के साथ आते हैं, ओके, तो वहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड मतलब हॉर्न और आपकी स्पीड सेम होती है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? वहाँ पर 0 होती है। ओके, जब रिलेटिव स्पीड 0 होगी स्टूडेंट, तब वहाँ पर साउंड की जो इंटेंसिटी उसमें चेंज आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, रिलेटिव स्पीड 0 है वहाँ पर। जैसे देखिए, अगर आप खड़े हो और कुछ दूरी पर व्हीकल खड़ा है और वो हॉर्न बजता है वहाँ पर कंटिन्यूसली, तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट। ओके, व्हीकल स्टेशनरी और आप भी एक जगह पर खड़े हो, तब हॉर्न का जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो चेंज होता है क्या? नहीं, सेम सुनाई देता है। वाई? बिकॉज सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर यू, ओके, आर स्टेशनरी, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था कि इफ़ व्हीकल इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू एंड मूविंग अवे फ्रॉम यू, तब आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हॉर्न इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग महसूस होता है। ओके, लेकिन दोनों, मतलब लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड अगर दोनों साथ में मूव हो रहे तो वहाँ पर चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई नहीं देगा। या फिर दोनों अगर रेस्ट है तो वहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड में चेंज आपको महसूस नहीं होगा। सो दिस इज़ नोन एज डॉपलर इफेक्ट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड में आपको चेंज कब महसूस होता है, चेंज कब सुनाई देता है? जब वहाँ पर रिलेटिव मोशन हो, सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, ओके, उनके बीच अगर रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो वहाँ पर फिर ये चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, एंड दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ वेव फेनोमेना, दिस इज अ वेव फेनोमेnon and it was first discovered by Austrian physicist Christian Doppler, so that's why it is known as Doppler effect. ओके, ये वेव फेनोमेनॉन है, मतलब साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव।
ओके, नाउ दिस डॉपलर इफेक्ट इज ऑल्सो हैपन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए रे ऑप्टिक्स में आपको डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव्स ये आर्टिकल होगा, तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स कैसे होता है ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले डॉपलर इफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर दिखा है, देखिए डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। अपरेंट चेंज मतलब वहाँ पर एक्चुअल चेंज नहीं होगा। वो देखिए जो सोर्स ऑफ साउंड है मतलब व्हीकल का हॉर्न है, ओके, दैट इमिट्स सम साउंड, और सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग सम साउंड वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन रिलेटिव मोशन की वजह से हमें इंटेंसिटी उसकी कम ज़्यादा सुनाई देती है। तो वहाँ पर जो चेंज होता है इंटेंसिटी में बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अपरेंट चेंज। एक्चुअल इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज नहीं होती है, दैट एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड मैं यहाँ पर यस से डिनोट करता हूँ, यस स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ साउंड, ओके, एंड यहाँ पर है लिसनर। लिसनर मतलब ऑब्जर्वर या फिर कोई पर्सन जो साउंड इंटेंसिटी चेंज एक्सपीरियंस करता है। ओके, सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, उनके बीच कुछ डिस्टेंस है। ओके, नाउ लेट द सोर्स ऑफ साउंड, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट तीन तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं रिलेटिव मोशन के अंदर। एक तो सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी होगा, ओके, लिसनर उसके तरफ मूविंग है, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है ना, या फिर लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स ऑफ साउंड उसके तरफ मूव हो रहा है, ओके, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव होते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर तीन तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं रिलेटिव मोशन के लिए। देखिए सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर अगर दोनों स्टेशनरी है तो वहाँ पर रिलेटिव मोशन होगी क्या? नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर जो भी साउंड ओरिजिनेट यहाँ पर होगा उसकी ट्रू फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई देगी, बिकॉज रिलेटिव मोशन जीरो है यहाँ पर। लेकिन रिलेटिव मोशन अगर होती है तो फिर डॉपलर इफेक्ट होता है वहाँ पर। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी कौन सी है? देखिए, एक तो सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी होगा तो फिर लिसनर मूविंग होगा टूवर्ड सोर्स या फिर अवे फ्रॉम द सोर्स, राइट। देन सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? लिसनर स्टेशनरी एक ही जगह पर है लेकिन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर या फिर अवे फ्रॉम द लिसनर, राइट स्टूडेंट। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर बोथ आर मूविंग, तो यहाँ पर दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर या फिर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन के लिए तीन पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। ओके, देखिए डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करने के पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, मतलब जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर? दैट इट हैज़ जनरल फार्मूला। देखिए पहले n इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस वी एस इंटू n। तो ये फार्मूला स्टूडेंट जनरल फार्मूला। देखिए यहाँ पर n जीरो लिखते हैं, तो n का मतलब क्या होता है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस हो गए, ओके, दैट इज नोन एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। n जीरो का मतलब होता है ट्रू फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी, ओके। ट्रू फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स ऑफ साउंड जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट आउट करता है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्रू फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होती है हमें, मतलब एक्सपीरियंस होती है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर सोर्स अप्रोचिंग है स्टूडेंट टूवर्ड्स आवर सेल्फ, तो वहाँ पर इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीजिंग फील होगी, और अगर सोर्स ऑफ साउंड मूविंग है अवे फ्रॉम अस, तो वहाँ पर इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिक्रीजिंग एक्सपीरियंस होगी। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ओके, दैट इज नोन एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन ट्रू फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल
फ्रीक्वेंसी होगी उस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स। ओके, नाउ यहाँ पर v का मतलब क्या होगा, देखिए दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड जनरली रूम टेम्परेचर पर 340 टू 350 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वैल्यू दी जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ये कांस्टेंट होती है। नो वीएल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर। अगर लिसनर मूविंग है तो उसकी वेलोसिटी वीएल, एंड वीएस इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड या फिर सोर्स। ओके, उसकी वेलोसिटी। नो अब देखिए नंबर 1, मतलब फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर डिक्रीजेस। अगर यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीज होता है स्टूडेंट, ओके, मतलब रिलेटिव मोशन वहाँ पर परफॉर्म होती है, तो फिर 3 पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, देखिए नंबर 1, सोर्स ऑफ साउंड मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। मतलब यहाँ पर मूविंग कौन होगा, सोर्स ऑफ साउंड, एंड स्टेशनरी लिसनर है। देखिए यहाँ पर ये सोर्स ऑफ साउंड है, ओके, एंड लिसनर इज स्टेशनरी। अब ये रेस्ट है मतलब वीएल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, एंड दैट सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी होगी वीएस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है आपको, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। लिसनर कैसे है यहाँ पर, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीएल इज इक्वल 0, एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, दैट मीन्स अप्रोचिंग। तो इनके बीच देखिए लिसनर रेस्ट है और सोर्स इसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच कम होता है ना, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन है, डिस्टेंस डिक्रीजेस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पहले 1-2 बातें क्लियर कीजिए आप। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C/λ। ओके, C/λ या फिर V/λ। ओके, तो साउंड वेव की स्पीड बहुत ही कम होती है लाइट वेव से, तो इसलिए यहाँ पर V लिखा है मैंने। अदरवाइज लाइट वेव की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। तो उसके लिए भी सिंबल C लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर C लिखा था पहले। तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बीच ये रिलेशन है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू n λ, ये पता है ना आपको फार्मूला, यस। तो n इज इक्वल टू V/λ। नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होती है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये दोनों कैसे यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ क्या होगा, वहाँ पर डिक्रीज होगा। और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी डिक्रीजिंग होगी वहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द साउंड इंक्रीजिंग रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, जैसे लिसनर की तरफ सोर्स ऑफ साउंड बढ़ेगा स्टूडेंट तो दोनों के बीच डिस्टेंस कम होता है, मतलब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। यस देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फिर एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओके n इज इक्वल टू, ये तो लॉजिक क्लियर है ना आपको कि दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। देखिए एक ऑब्जेक्ट है मतलब व्हीकल है ओके और हॉर्न कंटिन्यूसली उसका बजता है एंड इफ़ इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स आवर सेट तो हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजिंग सुनाई देगी, राइट। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा फिर, देखिए ये जनरल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही फार्मूला ये याद रखते हो स्टूडेंट तो यहाँ पर जितने भी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे उसके लिए ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो हम
डिफरेंट कंडीशंस के लिए फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है। देखिए अब n इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ओके v, अब प्लस माइनस VL की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 0 है ना, तो यहाँ पर 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय ओके। नाउ सोर्स इज मूविंग विथ वेलोसिटी vs। अब देखिए डिनोमीटर में v माइनस vs लिखना है या फिर v प्लस vs लिखना है स्टूडेंट? क्या लिखना है यहाँ पर? v माइनस vs लिखना है ओके, इनटू ट्रू फ्रीक्वेंसी। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीजिंग है, तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कि अगर दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीजिंग है, लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच, तो वहाँ पर इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा ओके। तो फिर n मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर ओके, इसलिए n की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब डिनोमीटर की वैल्यू कम होगी। यस, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी? जब डिनोमीटर की वैल्यू कम होगी, बराबर, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हमें डिनोमीटर की वैल्यू कम रखनी है, तो प्लस VS करना होगा या माइनस VS करना होगा, इसलिए माइनस VS किया है ओके, ठीक है। नाउ तो ये फार्मूला इस कंडीशन के लिए आपको यूज़ करना है स्टूडेंट न्यूमेरिकल के अंदर ओके। सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला तैयार हो गया ना, और ये फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड देखिए पॉसिबिलिटी, listener is moving towards stationary source। देखिए पॉसिबिलिटी चेंज हो गया, यहाँ पर लिसनर मूविंग है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, मतलब यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड जो रेस्ट है ओके, और यहाँ पर लिसनर है जो कि सोर्स की तरफ मूविंग है, तो इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर। और जैसे कि सोर्स यहाँ पर रेस्ट है, मतलब VS की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 0 होगी ओके। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर यहाँ पर? एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा, यही से डिराइव करना है आपको। फिर से एक बार लॉजिक समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट है, लिसनर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड, मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीजिंग है ना। हम कौन सी कंडीशन डिस्कस करें? डिस्टेंस डिक्रीजेस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। तो सोर्स रेस्ट है, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। देखें डिस्टेंस डिक्रीजेस मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ओके। तो देखिए अब ये फार्मूला n इज इक्वल टू ओके v प्लस माइनस VL है, तो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, तो न्यूमीटर के अंदर ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमीटर के अंदर कम वैल्यू होनी चाहिए, ताकि ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो ओके। तो मुझे बताइए न्यूमरेटर के अंदर प्लस VL लिखना है या माइनस VL लिखना है? प्लस VL लिखना है ओके, डिवाइडेड बाय v, बिकॉज VS की वैल्यू तो 0 है ना यहाँ पर ओके, इनटू n0 है ना। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट यहाँ पर, मतलब अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो फिर क्या होगा, हर एक कंडीशन के लिए आप न्यूमेरिकल्स में या फिर MCQ में जो कंडीशन दिए उसके हिसाब से फॉर्मूला तैयार कर सकते हो ओके। सो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर विच कंडीशन लिसनर इज मूविंग टू अ स्टेशनरी सोर्स। इसमें और एक पॉसिबिलिटी देखें, लिसनर एंड सोर्स ओके both are moving towards each other, मतलब हम कहेंगे इसको अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर ओके। देखिए सोर्स है यहाँ पर एंड लिसनर राइट,
एंड दोनोल एक दूसरे की तरफ मूविंग है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी वी एस, एंड यहाँ पर लिसनर की वेलोसिटी होगी वी एल, राइट स्टूडेंट। तो देखिए दोनों अप्रोचिंग है, मतलब डिस्टेंस डिक्रीजिंग है ना, तो डिस्टेंस डिक्रीजिंग के लिए हम तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करें। तो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ अप्रोचिंग है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज़्यादा हमें सुनाई देगी ना, यस। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर यहाँ पर, n इज इक्वल टू, यस देखिए फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पर बिकॉज डिस्टेंस डिक्रीजिंग, तो हमें n की वैल्यू ज़्यादा रखनी है, इसलिए न्यूमरेटर में प्लस साइन होगा और डिनोमिनेटर में माइनस साइन होगा, ओके। तो फिर यहाँ पर v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस इंटू n0, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया स्टूडेंट, ओके। देखिए न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू के अंदर अगर हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लिसनर सोर्स एंड ट्रू फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ओके। या फिर यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड की भी वैल्यू दी है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दी है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर अगर निकालें एंड ट्रू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, तो मतलब ये फार्मूला इस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा स्टूडेंट, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, डिस्टेंस डिक्रीजेस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, जिसमें हमने तीन कंडीशन डिस्कस किए। देखिए सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स एंड लिसनर एंड सोर्स आर बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए तीनों में डिस्टेंस डिक्रीजिंग है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी या फिर ज़्यादा ही होगी फ्रॉम ट्रू फ्रीक्वेंसी, ओके। तो उसके लिए ये इक्वेशंस यहाँ पर। वैसे यहाँ पर देखिए अब सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, ओके। देखिए सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसका मतलब जैसे अगर सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो हमें कम इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब इसमें क्या होगा कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ओके। चलिए इसके अंदर भी तीन कंडीशंस देखते हैं हम। नंबर 1, सोर्स इज मूविंग अवे, बिकॉज हमें डिस्टेंस इंक्रीज करना है ना, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, ओके। देखिए यही कंडीशन है यहाँ पर, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। देखिए यहाँ पर सोर्स है एंड लिसनर रेस्ट है यहाँ पर, इसलिए वी एल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी। एंड दिस सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, तो विथ वेलोसिटी वी एस। तो यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी देखिए, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, n इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग रहेगी यहाँ पर, ओके। चलिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए v प्लस माइनस वी एल तो 0 है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय, ओके, अपॉन v माइनस प्लस वी एस, ओके। तो फिर मुझे बताइए कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कम दिखानी है यहाँ पर, ओके, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजिंग रहेगी। अगर अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम दिखानी है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर v प्लस वी एस लिखना होगा इंटू ट्रू फ्रीक्वेंसी n0। क्लियर लॉजिक। देखिए सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, तो दोनों के बीच डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीजिंग है ना। देखिए हम यहाँ पर एक ही जगह पर खड़े एंड व्हीकल, ओके, कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हुए मूविंग अवे है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीजिंग है स्टूडेंट। तो वहाँ पर मुझे बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस होता है कि अगर व्हीकल मूविंग अवे है तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, हॉर्न है, वो इंक्रीजिंग रहेगी या डिक्रीजिंग रहेगी? ऑफकोर्स डिक्रीजिंग रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें डिक्रीजिंग बतानी है, ओके।
तो फ्रीक्वेंसी अगर कम बतानी है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए प्लस वैल्यू यहाँ पर लेनी है, राइट। तो ये लॉजिक यहाँ पर, तो इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। नाउ सेकंड देखिए, यहाँ पर लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, ये कंडीशन देखिए, मतलब यहाँ पर लिसनर मूविंग है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। देखिए यहाँ पर सोर्स है विच इज़ एट रेस्ट, ओके, एंड लिसनर यहाँ पर है विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स विथ वेलोसिटी VL, और सोर्स यहाँ पर रेस्ट है, मतलब VS की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। यहाँ पर भी डिस्टेंस इंक्रीजिंग है, मतलब फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग रहेगी, ओके। देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस इंक्रीजिंग है, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर V, अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कम दिखानी है, मतलब डिनोमिनेटर में प्लस होना चाहिए और न्यूमरेटर में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर V माइनस VL डिवाइडेड बाय V, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, बिकॉज VS की वैल्यू 0 है ना यहाँ पर, यस। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि दोनों मूविंग हो गए, मतलब सोर्स एंड लिसनर मूविंग away from each other, away from each other, away from each other, okay, that is known as receding condition, receding। देखिए अगर दोनों के बीच डिस्टेंस कम होता है, दोनों मूविंग है, तो अप्रोचिंग कहेंगे हम इसको, ओके। और दोनों अगर मूविंग है अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैट इज नोन एज रेसिडिंग, ओके। तो अप्रोचिंग, रेसिडिंग, ये कुछ वर्ड्स न्यूमेरिकल्स के अंदर आते हैं, तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सोर्स एंड लिसनर दोनों मूविंग है, लेकिन अवे फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस, विथ वेलोसिटी VL एंड सोर्स की वेलोसिटी होगी VS। तो दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीजिंग है, फिर भी मतलब यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग रहेगी। तो n के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू, देखिए फ्रीक्वेंसी हमें कम बतानी है, मतलब न्यूमरेटर में माइनस होगा और डिनोमिनेटर में प्लस होगा, तो फिर फार्मूला क्या होगा, V माइनस VL डिवाइडेड बाय V प्लस VS इंटू n0, राइट स्टूडेंट। इस तरह से हमने देखिए 6 डिफरेंट कंडीशंस, ओके। तो इसके बाहर कंडीशंस MCQ या न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं आने वाली आपको। तो ये 6 कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस किए, और 6 कंडीशन के लिए डिफरेंट 6 फार्मूलेज भी हमने इसी फार्मूले से डिराइव किया है, ओके। मतलब आपको ये 6 कंडीशन और उसके फार्मूलेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फार्मूला यहाँ पर ये याद रखना है, ओके। और अपना लॉजिक लगाना है यहाँ पर। देखिए कि यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच डिस्टेंस कम होता है, तो लॉजिक कीजिए वहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजिंग है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग बतानी है, तो इस हिसाब से फिर ये फार्मूलेज आप तैयार कर सकते हो। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीजिंग है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजिंग रहता है स्टूडेंट, ओके। तो ये इस तरह से 6 कंडीशंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच, मतलब जहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होगा वहाँ पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी इन द साउंड, ओके। सो देखिए डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच, ओके, रिलेटिव मोशन नहीं है, देखिए सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर बोथ आर रेस्ट, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं है तो फिर यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी हर्ड होगी दैट इज़ ट्रू फ्रीक्वेंसी। देखिए ये कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 रेस्ट वाली कंडीशन, ओके। तो अगर सोर्स एंड लिसनर दोनों रेस्ट है तो इसका मतलब VS इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा,
तो फिर देखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से देखिए VL और VS दोनों जीरो है, मतलब यहाँ पर क्या होगा V अपॉन V ओके इंटू एन जीरो, बिकॉज प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो क्या होगा V अपॉन V इंटू एन जीरो, V कैंसिल, देयरफॉर एन इज इक्वल टू एन जीरो। क्लियर? तो अगर दोनों रेस्ट है तो हमें ट्रू फ्रीक्वेंसी ही हर्ड होगी ना, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। या फिर देखिए कि दोनों मूविंग है, दोनों मूविंग है ओके, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में मूविंग है विथ वेलोसिटी VS एंड VL ओके, और यहाँ पर VL इज इक्वल टू VS है, वेक्टर लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखिए आफ्टर सम टाइम दोनों के बीच डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं तो दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं ओके, मतलब रिलेटिव मोशन वहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रू फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। राइट स्टूडेंट? नो, देखिए और एक कंडीशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर रिलेटिव मोशन नहीं होती है। देखिए अगर सोर्स यहाँ पर है ओके एंड लिसनर इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा, लेट दैट डिस्टेंस इज d ओके, और इस डिस्टेंस का अगर हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पर तो सोर्स सेंटर पर होगा, कंटिन्यूसली इमिटिंग साउंड ओके, एंड लिसनर इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल के ऊपर लिसनर मूविंग है, तो मुझे बताइए लिसनर कहीं पर भी हो उसका सोर्स से डिस्टेंस जो होगा वो चेंज होगा क्या? नहीं, बिकॉज सर्कुलर पाथ है ना, तो रेडियस सेम रहेगी ओके। तो डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो वहाँ पर देखिए लिसनर अगर मूविंग है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो वहाँ पर रिलेटिव मोशन जीरो होगी, बिकॉज डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो while moving along circumference of circle, listener will not experience change in frequency of sound, तो true frequency of sound ही हर्ट करता है। या फिर इसके उल्टा देखिए कि अगर यहाँ पर लिसनर रेस्ट है ओके एंड सोर्स इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अराउंड लिसनर, फिर भी यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के बीच सेम रहता है, तो फिर ट्रू फ्रीक्वेंसी ही हर्ट होगी वहाँ पर ओके। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? जब तक वहाँ पर रिलेटिव मोशन है सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर के बीच, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज एक्सपीरियंस होगा ओके, एंड दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। राइट स्टूडेंट?